द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक 6 साल से कम उम्र के 15.9 करोड़ बच्चों में से 21% बच्चे अल्प पोषित हैं, 36% बच्चे कम वजन के हैं और करीब 38% बच्चों को पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि आगे के जीवन को संवारने के लिए बचपन में निवेश करना कितना जरूरी है और जन्म से लेकर 5 साल के बच्चों के लिए ये वक्त बहुत ही कीमती होता है और उस समय उन्हें पर्याप्त पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया नामक रिपोर्ट को जारी किए जाने के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने कहा कि आरंभिक वर्षों में बेहतर बुनियाद पड़ने से अगली पीढ़ी को जीवन के सफर में अच्छी शुरुआत मिलती है। सेहतमंद विकास के लिए बच्चों को ऐसे माहौल में बड़े होने का मौका मिलना चाहिए जहां का वातावरण भावनात्मक, सामाजिक, शैक्षणिक और दूसरी जरूरतों को पूरा करने वाला हो। तो आप समझेंगे कि असल में ये रिपोर्ट क्या इशारा कर रही है और छोटे बच्चों में किस तरीके से कुपोषण या फिर स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आ रही हैं और जो तमाम स्कीम्स और योजनाएं राज्यों के जरिए चल रही हैं उनमें क्या चुनौतियां हैं, इसे समझेंगे हम अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं अमृता जैन जो कि चेयरपर्सन हैं मोबाइल क्रचेस। अमृता जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर धीरज गोयल हैं, सीएमओ हैं पीडियाट्रिक्स आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली, स्वागत है सर। और ऋषि प्रसाद हमारे साथ हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट नीति आयोग से हैं। ऋषि, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अमृता जी आपसे पहले करना चाहूंगा कि ये जो आप लोगों ने तमाम आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो मोटे तौर पर क्या बड़ी चिंताएं हैं जो कि बताती हैं छोटे बच्चों को लेकर, चाहे वो कुपोषण की बात हो या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर? तो इसमें जो मुख्यतः बात है वो बच्चों को एक समेकित और समान तौर संपूर्ण तरह का एक वो मिलना चाहिए, देखरेख मिलनी चाहिए, खास तौर से बहुत ही नाजुक आयु जो हम कहते हैं पहले 1000 दिन। और वहीं पर कहीं कहीं हम देखते हैं कि हमारे देश में छूट हो रही है और खास तौर से ये छूट जो पिछड़े हुए वर्ग के बच्चे हैं, जैसे हमारे प्रवासी मजदूर हैं या हमारे बस्तियों में, शहरी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, इनके बच्चे हमने देखा है, हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि 25% बच्चे जो हैं वो इस तरह के माहौल में रहते हैं। तो जो ये पिछड़े हुए वर्ग के बच्चे हैं, इनको ये सब संपूर्ण समेकित देखरेख न मिलने के कारण ये पिछड़े रह जाते हैं। ना तो इनके खान पान का हो पाता, ना इनका जो हम कहते हैं एक माहौल, जो एक माहौल मिलना चाहिए जिसमें पहले 1000 दिन और 6 साल तक के बच्चों की देखरेख, तो ये काफी हद तक देखरेख से वंचित रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं जब काम पर निकलती हैं तो बच्चों को घर में अकेला छोड़ के चली जाती हैं। कई बारी तो सुना है गांव वगैरह में बांध कर घर में ताला लगा के चली जाती हैं क्योंकि कोई प्रावधान नहीं है उनके पास। और हम इस सोच में बैठे हुए हैं कि हमारे देश में तो बहुत सारे बच्चे जो है वो संयुक्त परिवारों में पल रहे हैं, पर अब ऐसा नहीं है। संयुक्त परिवार टूट चुके हैं। हमारी जो एकमात्र सेवा है जो कि जिसको हम समेकित बाल देखरेख सेवा कहते हैं, उसमें भी समस्याएं हैं। उसमें एक तो उसका बजट बहुत कम है, उसकी पहुंच काफी है, काफी हद तक पहुंच है, पर उसका जो क्रियान्वयन है उसमें काफी समस्याएं आती हैं। वो सब जगह एक तरह एक स्कीम या एक सेवा सारे देश के लिए लागू नहीं हो सकती है। हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार हर एक हमारे प्रांत हैं, हमारे राज्य हैं, हमारा देश इतना बड़ा है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं अलग अलग लोगों के पास आते हैं। तो उस नजरिए से जब तक हम इन सेवाओं को, इन स्कीम्स को नहीं देखेंगे और एक समन्वित तौर पे नहीं देखेंगे, तब तक ये समस्या का हल नहीं निकल पाएगा। अमृता जी, 2 बातें और मैं समझना चाहूंगा इन आंकड़ों के लिए। राज्य वाइज, राज्यों के लिहाज से आपने इनको देखा है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक राज्य जहां पर स्थिति ज्यादा खराब हो, और दूसरा शहरी और ग्रामीण इलाकों में क्या ग्रामीण इलाके या फिर शहरी दोनों जगहों पर स्थिति है कमोवेश एक जैसी दिख रही, जो कि 21% बच्चे आप बता रहे हैं आंकड़े की अल्पपोषित हैं? हाँ, तो जैसे कि आपने पहला प्रश्न पूछा, तो
हाँ, हमारे जो राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ये और असम, कुछ ऐसे प्रदेश हैं, झारखंड, इनमें काफी हम देखते हैं कि बच्चों के अगर आंकड़े, और हमारे इस रिपोर्ट में एक खास इंडेक्स पेश करी गई है, इंडेक्सेस हमने पेश करी हैं, जिसमें विशेष तौर पे यही निकल के आ रहा है कि हमारे कुछ प्रदेश, कुछ राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं और कुछ काफी आगे बढ़ चुके हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु और कुछ ऐसे प्रदेश हैं। अब जैसे गुजरात काफी बड़ा राज्य है, पर उसमें भी बच्चे काफी पिछड़े हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह के आंकड़े इस रिपोर्ट में स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया में दर्शाए गए हैं, और ये पहली बार है कि पूरी दुनिया में इस तरह के 2 इंडिसेस तैयार किए गए हैं, जिससे पता लगता है ये चीज। और दूसरा आपका जो प्रश्न है, हमें जो कुछ अभी समझ आ रहा है कि न्यूट्रिशन को लेकर और अब्यूज को लेकर, जो कि शोषण, उसको लेकर, या जो हम कहते हैं कुपोषण को लेकर, हम देख रहे हैं कि शहरी इलाकों में बच्चे ज्यादा पिछड़े हुए पाए जा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण स्थिति में कम से कम भोजन या साफ सफाई के कुछ ऐसे प्रावधान रहते हैं, या कोई बड़े लोग होते हैं, परिवारजन होते हैं, पर जब पलायन करके कोई भी बड़े बड़े शहरों में आते हैं, वहां पिछड़ापन सबसे ज्यादा, कुपोषण और सबसे अधिक शोषण बच्चों में पाया जाता है। वो अकेले ही रह जाते हैं क्योंकि माता पिता दोनों को ही काम पर निकलना पड़ता है और उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऋषि, क्योंकि अगर हम 6 साल से कम उम्र के बच्चों के, चाहे वो पोषण की बात करें या फिर उनके स्वास्थ्य टीकाकरण की बात करें, केंद्र की ओर से, राज्यों की ओर से बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन जो ये आंकड़े बता रही हैं अमृता जी, वो बड़े चौंकाने वाले दिखते हैं। वजह क्या दिखती है? चाहे वो कुपोषण की बात कर रही हैं, वो कहती है कि शहरी इलाकों में ज्यादा स्थिति खराब दिख रही है बनस्पति तुलना करें ग्रामीण इलाकों से, और वो राज्य जो कि डेवलप्ड स्टेट कहे जाते हैं, वहां पर भी स्थिति कुछ राज्यों में खराब दिख रही है। जी, तो एक तो ये बात है कि पोषण है या स्वास्थ्य है, इसमें अलग अलग क्षेत्रों को जब तक साथ काम करने का अवसर नहीं मिलेगा सही तरीके से, और ये सरकार की मैं बात कर रही हूँ कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, स्वास्थ्य अलग होता है, पोषण अलग होता है, स्वच्छता अलग होता है, साफ पानी कोई और देखता है, तो ये सब साथ में आना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री तो स्कीम निकालते हैं, लेकिन जब तक वो सारी साथ में आके काम ना करें, तब तक वो पूरा असर नहीं दिखेगा आपको बच्चों के इंडिकेटर्स पे, और वही हमें हेल्थ और न्यूट्रिशन में यही एक स्थिति निकल के आती है। कुछ कोशिशें करी हैं सरकार ने, जैसे पोषण अभियान में एक बहुत बड़ा यही मुद्दा है कि हम अलग अलग राज्यों को और जो केंद्रीय सरकार है उसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को साथ में लाने की कोशिश करें। एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन है, जैसे बड़े क्लोज तरीके से इनका लिंकेज है, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग ऑपरेट करते हैं एक तरीके से। तो एक वो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, जो इसको हम अंग्रेजी में कन्वर्जेंस बहुत बोलते हैं, लेकिन वो कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो वो एक बहुत मुझे लगता है इम्पोर्टेंट मुद्दा है। दूसरा जो ग्रामीण और जो शहरी इलाकों का है, अगर हम देखें तो हमारी जो स्कीम्स हैं सरकार की, बहुत हद तक ग्रामीण इलाकों के लिए बनाई गई हैं। तो जो अब शहरी इलाकों की जो एक खास समस्याएं हैं, जो कि आप ग्रामीण इलाकों में देखेंगे कि जिस तरह से जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर होता है वो भी बड़ा अलग होता है, लेकिन अगर आप शहरों में देखेंगे, अर्बन स्लम्स में देखेंगे अगर, तो कई बार ऐसे लोग होते हैं जो लोग ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं, बड़ी माइग्रेटरी पॉपुलेशंस होती हैं। तो ऐसी स्थितियों में हमें अलग तरह से अपनी उन स्कीमों के बारे में सोचना पड़ेगा। जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अर्बन एरिया हैं, शहरी इलाके हैं, उनके लिए हम एक अलग हेल्थ न्यूट्रिशन का मॉडल सोचें, क्योंकि वही सेम मॉडल जो हम ग्रामीण इलाकों में करते हैं शायद यहाँ पे वो नहीं ठीक से चल पाए। तो ये एक दो बड़े मुद्दे हैं मुझे लगता है जो हमें एड्रेस करने हैं एक गवर्नेंस और सरकार की तरफ से। ओके, डॉक्टर धीरज, क्योंकि आप बच्चों को रोजाना देखते हैं कि किस तरीके से कुपोषण के मामले हों या फिर उनकी स्वास्थ्य को लेकर या टीकाकरण को लेकर जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं,
इस रिपोर्ट से कितना आप एग्री करते हैं? और दूसरा ये कि वास्तविक स्थिति ऐसी होती जा रही है जो आप इशारा कर रहे हैं अगर, तो फिर वजह क्या दिख रही है, और खासतौर पर इन दोनों का इम्पैक्ट या उनका असर छोटे बच्चों के शारीरिक विकास और मानसिक विकास पर किस तरीके से आप पाते हैं? ये जो बच्चों का जो विकास है, मैं तो इसको यही बोलूँगा कि कंसेप्शन से ही लिंक शुरू हो जाता है। अगर हमारी एंटीनेटल केयर अच्छी है, जो कि लगातार इम्प्रूव होती जा रही है, उसी टाइम माँ का जो गर्भवती महिला है उसका पोषण ठीक से हो जाए, उसका टीकाकरण जो 2 टीके लगते हैं गर्भावस्था में वो ठीक से लग जाएं, उसकी रेगुलर विजिट्स जो एंटीनेटल विजिट्स वो हो जाएं, और उसका माँ का जो सेहत है वो ठीक चलती रहे गर्भावस्था के दौरान। डिलीवरी आजकल जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं वो लगातार वो सरकार के अद्भुत प्रयासों के कारण इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो हॉस्पिटल बेस्ड जो डिलीवरीज हैं उनकी भी जो आंकड़े जो दर्शा रहे हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। और दूसरा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद जो है उसका जो न्यूबॉर्न का जो केयर सेंटर्स हैं वो पिछले 5-1 साल में भारत सरकार ने जो भारतवर्ष की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें नर्सरीज खोल दी गई हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक नर्सरी जो है वो उसको शुरुआत की गई है, जिससे कि न्यूबॉर्न नवजात शिशु की केयर और नवजात शिशु केयर के लिए मदर को जो सलाह दी जाती है, उसको टीकाकरण की सलाह, उसको माँ का दूध में अगर शुरू के 3 दिन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल माने जाते हैं, उस दौरान जो है उसको थोड़ा सा सोशल और साइकोलॉजिकल और पारिवारिक जो एक सपोर्ट है उसकी ज़रूरत होती है। वो सारी उनकी जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस वजह से इम्प्रूवमेंट जो है हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो उसमें कमी आई है, अंडर 5 मोर्टेलिटी में भी कमी आई है। लेकिन जो जहाँ तक पोषण की बात है, जहाँ तक बच्चों का न्यूट्रिशन की बात है, उसमें हम कहीं पर जो है पीछे रह गए हैं, क्योंकि इंटर करंट इलनेसेस जो हैं, बीच में बच्चा जो बीमार होता है, बच्चा 6 महीने तक तो माँ के दूध में रहता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में पाया गया कि माँ का दूध वो अच्छे से पिलाती हैं, उसमें कोई हिचकिचाहट भी नहीं होती, वो कभी भी कहीं पर भी पिला सकती हैं, उनमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो 5-6 महीने तक तो ठीक रहता है बच्चा। बात शुरू होती है कि जब उनके 6 महीने के बाद जब उनकी वीनिंग का टाइम आता है, तो वहाँ पर हम कहीं जो है ये पर थोड़ी सी कमी पाई गई है। उसके बाद जो है इन्फेक्शन जो है वो हाइजीन सैनिटेशन उससे सारा लिंक है, डायरियल डिसीज़ हैं, निमोनियाज हैं, जो इंटर करंट इलनेसेस हैं उसके कारण जो बच्चा बीमार रहता है, कई बार वो अस्पताल में भर्ती होता है, कई बार अस्पताल के भर्ती होने के नतीजे हमें अच्छे नहीं मिलते, मृत्यु भी हो जाती है। ये सारे जो इन्फेक्शन, डायरिया, ये सारी चीज़ें जो हैं सैनिटेशन लिंक्ड है। हालांकि हमारे इसके साथ इम्यूनाइजेशन का, वैक्सीनेशन के भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। वैक्सीनेशन हमारा 63% लगभग था, और 37-38% जो है वो अनप्रोटेक्टेड बच्चे हैं। लेकिन अभी इंद्रधनुष 1 और इंद्रधनुष 2 ये पिछले 2-3 साल में जो भारत सरकार के प्रयास हैं, जिसमें इनका टारगेट है कि हम वैक्सीनेशन को 90% तक ले जाएंगे, और लेस देन 2 इयर्स जो है उनका जो बच्चों का टारगेट है। और कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जहाँ पर ये अंडर 5 जो चिल्ड्रन की मोर्टेलिटी इन्फेक्शियस डिसीज के कारण ज़्यादा है, वो ऐसी 271 डिस्ट्रिक्ट के करीब आइडेंटिफाई करके उन पर काम किया जा रहा है। तो दूसरा जो पोषण के बारे में बोलूँगा कि हालांकि इतने सारे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है और RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसके तहत में जो है सारी देखरेख हो रही है, लेकिन कहीं पर जैसे मैडम ने बताया अभी के ये एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, हेल्थ ये इंटीग्रेट होना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा, ये जो हमारा फ्रेमवर्क है वो इंटीग्रेशन में कहीं इसकी कमी है। इतना मैं ये प्रॉब्लम जरूर बताऊँगा। दूसरा, इलिटरेसी, आज के अखबार में आया हुआ है कि लिटरेसी धीरे धीरे काफ़ी हद तक बढ़ रही है, कुछ स्टेट्स में तो 95-98% के करीब भी है। लिटरेसी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है अवेयरनेस के ऊपर, एजुकेशन का जो है, तो उससे भी ये सारा चीज़ें, 4 चीज़ें मैं लिंक करके बताऊंगा, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सैनिटेशन और एजुकेशन, 4 को इंटरकरेंट लिंक करके अगर हम एक फ्रेमवर्क बना के उसको एक आइडियली चारों जो चीज़ें एक ही दिशा में अगर हम देखेंगे, इसको लेके जाएं, तो मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम को हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। लेकिन अमृता जी, जो बात डॉक्टर बहल कह रहे थे,
और जो रिपोर्ट आप लोगों की कहती है वो बहुत महत्वपूर्ण, उसमें जो पॉइंट है कि फंडिंग या बजट, स्टेट बजट का जिक्र जिसमें है, तो कहा जा रहा है कि 2012-13 में स्टेट की ओर से अगर हम पोषण पर खर्च देखें तो वो 1.68 से घटकर 0.94 हो गया है। और ये भी आंकड़े बता रहे हैं कि तमाम स्कीम्स के लॉन्च होने के बावजूद उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नंबर्स पर नहीं दिख रहा है, ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है। अमृता जी, क्या वाकई ऐसा ही है और ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या वजह आप लोगों ने फाइंड की? बिल्कुल ठीक कहा है रिपोर्ट में, क्योंकि ये बजट कम हुआ और जो अब हम इसके लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं, हम कह रहे हैं जो होना चाहिए, तो आप डिफरेंस देखिए कि कहाँ 0.9% या 1% मैक्सिमम मिलता है और ज़रूरत है कम से कम 4%। और क्योंकि मैं शुरू में ही आपको बोला कि ये समेकित और संपूर्ण, जब तक सारी स्कीमें, जैसे आप लोगों ने भी बोला, दोनों साथियों ने, कि जब तक ये कन्वर्जेंस नहीं होगा और सब एक साथ इसमें मिलजुल के, जैसे बुनियादी सेवाएं हैं शहरी बस्तियों में, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि साफ सफाई नहीं है, एजुकेशन, अब वो है एक हम चक्र में चलते रहते हैं कि बच्चों को समान मौके ही नहीं मिलते, बचपन में ही उनको अलग अलग 2 तरह के मौके मिलते हैं, और जब एक से मौके नहीं मिलेंगे तो वो बीमार, जैसे आपने कहा कि डायरिया क्यों होता है, क्योंकि वो गंदगी में रहते हैं। डायरिया रहेगा तो क्या वो बच्चा स्कूल जा पाएगा? तो स्कूल नहीं जा पाएगा, बार बार बीमार पड़ेगी बच्ची या बच्चा, और जब वो स्कूल नहीं जाएगी तो वो उस तरह की कभी भी नौकरी नहीं पाएगी, और जब नौकरी नहीं पाएगी तो वो गरीब ही रहेगी। तो उसका कितना भी आप कह लीजिए कि उसको हम जब तक उस नज़रिए से नहीं देखेंगे कि जो हम कह रहे हैं उसकी स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, जो हम कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से बोला था शुरू में ही कि जो मानसिक विकास है वो हम कम्प्लीटली भूल जाते हैं कि उसके मौके कहाँ मिल रहे हैं बच्चों को, और वो जा ही नहीं पाते क्योंकि वो या तो बीमार रहते हैं, और बीमारी साफ सफाई की वजह से होती है, और असुरक्षित रहते हैं, अकेले रहते हैं, और ये माना गया है कि जो बच्चे अकेले रहते हैं उनकी मानसिकता पे बहुत असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें लेकर जब आप एक बच्चे को बड़ा करेंगे तो वो कभी भी उस तरह का व्यस्त नहीं बनेंगे जो बनने चाहिए, और इसीलिए एक हमारे चक्र में, देश में ये चक्र चलता चला आया है, और इसके लिए ज़रूरी है कि समानता, समान मौके मिलने चाहिए, बचपन से मिलने चाहिए, और उसके लिए कन्वर्जेंस, आपने बिल्कुल सही बोला, कन्वर्जेंस होनी चाहिए, बजट बढ़ना चाहिए तभी, और इसके ऊपर एक विशेष तौर पे, एक पूर्ण तौर पे एक सोच बननी चाहिए कि कैसे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच बनाएं, टूटी टूटी सोच नहीं कि आज न्यूट्रिशन मिशन है तो कल समेकित बाल विकास योजना है, इन सबको समेकित बाल विकास योजना में भी न्यूट्रिशन है, पोषण है, न्यूट्रिशन मिशन, अब इन दोनों का समन्वय कैसे हो रहा है समझ नहीं आता। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे समन्वय हो रहा है, उसके ऊपर कैसे समन्वय हो रहा है, अलग अलग प्रांतों में ट्राइबल जो बच्चे हैं हमारे, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो और भी पिछड़े रह जाते हैं। तो इन सब के लिए स्कीमें अलग अलग बनी हुई हैं, पर इनमें कोई समन्वय नहीं है, और सरकार की तरफ से ये है कि हम तो सबको दे रहे हैं, पर वो हो नहीं रहा जैसे कि होना चाहिए। डॉक्टर बहल, आपका सजेशन कोई कि छोटे स्टेप हों, पॉलिसी भले ही योजनाएं कम हों, लेकिन जिनका रिजल्ट जो हम चाहते हैं उसके करीब पहुंचे? मैं ये मानता हूं कि जैसे पल्स पोलियो का मैं उदाहरण देता हूं, पल्स पोलियो में इतना अच्छा सर्वेलेंस था कि किसी का अगर पोलियो का पेशेंट डिटेक्ट होता था, उसकी ट्रैकिंग पूरी चलती थी, कहाँ पर वो हुआ और कहाँ पर वो, अगर उसकी मजदूरी कहीं दूसरी जगह चली गई है या माइग्रेशन, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स इधर से उधर से रोजगार की तलाश में जाते रहते थे, उसका ट्रैकिंग नियरली फुल प्रूफ था, और इसीलिए हम जो है पोलियो को अपने देश से हम उसको कंट्रोल कर पाए। क्यों? सर्वेलेंस, मैं बोलूँगा सर्वेलेंस का रिकॉर्ड, सर्वेलेंस की सारा मॉनिटरिंग और उसका प्रॉपर इवेल्यूएशन, उस पर हमको स्टैटिस्टिक्स पे जोर देना, आंकड़ों पे, वहाँ से जो है जो जितने आंकड़े बनेंगे, जो रिस्क फैक्टर वाले बच्चे हैं उसको ट्रैक करते रहेंगे रेगुलरली,
उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसका सोशल और फैमिली को अगर हम उसको सारा सर्वेलेंस में रखेंगे तो वहाँ पर उम्मीद है कि नतीजे थोड़े से और सुधरने की संभावना है। एग्जाम्पल मैं पल्स पोलियो का दे चुका हूँ, हमने विजय पाई उसके ऊपर। हाँ, 135 करोड़ है हम, और 17 करोड़ 16 करोड़ बच्चे हमारे 6 साल से नीचे हैं, जो कि एक आसान काम नहीं है उनको सारा। और कुछ राज्यों में, जैसे जो राज्य वो हैं जहाँ पर एजुकेशन लेवल बहुत हाई है। तो एक फिर मैं बोलता हूँ कि एजुकेशन से, लिटरेसी से, अवेयरनेस से, रेडियो टीवी में प्रोग्राम में बहुत सरकार का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत इनका जो है माध्यम से जगह जगह प्रचार करते हैं, लेकिन कहीं पर अवेयरनेस, नॉलेज अवेयरनेस में फ़र्क होता है। हाँ, पता है सबको कि पल्स पोलियो का टीका दिलाना है, लेकिन नहीं, एंड टाइम पर जिस दिन आए तो भूल गए। तो अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस, जागरूकता जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो जागरूकता जो है लिटरेसी से स्टेट स्पेसिफिक, और उसमें भी मैं कहूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं या सिटी हैं जहाँ के बारे में नंबर्स हमारे सामने हैं, वहाँ पर हमें फोकस करना होगा। और उसे मैं कहूँ कि युद्ध स्तर पर, जैसे आपने कहा कि पल्स पोलियो अभियान, उस तरीके के अभियानों के जरिए हमें आगे बढ़ना होगा अगर हम बेहतर चाहते हैं। जी, मैं यही मान रहा हूँ। जैसे आप केरला का अगर उदाहरण लोगे, सिक्किम का उदाहरण लोगे, तमिलनाडु का, लिटरेसी बहुत हाई है वहाँ। अगर इवन आप देखो कोरोना के कंट्रोल में भी देखो, ये उसके आंकड़े वहीं से हैं, क्योंकि वो सर्वेलेंस सिस्टम, मॉनिटरिंग बहुत अच्छी लेवल की है। मैं उसको अब कोरोना से लिंक कर रहा हूँ उसको मैं। तो जहाँ पर स्वास्थ्य सेवा का स्ट्रक्चर जो है, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे कह रहा हूँ, फोकस जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन में। केरला में तो माँ पिताजी जो है बच्चे का हर बर्थडे पे, हर जन्म दिवस पे उसको बाल रोग चिकित्सक के पास लेके जाते हैं। वो बीमार नहीं है, वो स्वस्थ है, लेकिन वो पूछने जाते हैं कि क्या ये स्वस्थ है, जबकि उसका वेट, हाइट, सब उसका माइलस्टोन्स, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट सब अच्छी है, लेकिन वो लेके जाते हैं उसको। एक स्वस्थ बच्चे का भी वो अपना मेडिकल इवेल्युएशन कराते हैं डॉक्टर, बाल रोग चिकित्सक के द्वारा। कितनी अवेयर सोच में होना चाहिए, आप कह रहे हैं। जी, अवेयरनेस की बात। जी, बहुत संक्षेप में मैम, क्लोजिंग में चाहूंगा आपसे कि कुछ आपने जो सुझाव रिकमेंड किए हैं, बहुत संक्षेप में क्या क्या बड़ी बातें हैं सुझाव के तौर पर? बड़ी बातें तो एक मैं बता ही चुकी हूँ कि बजट तो बढ़ना ही चाहिए, और जो है सारी स्कीम्स का समन्वय, कन्वर्जेंस की जो बात हुई है वो करना ही चाहिए। और जो अभी बताया कि डेटा गैप, कि बच्चों के लिए डेटा गैप बहुत बड़ा है। डेटा है ही नहीं, फैमिली बेस्ड डेटा, और बहुत सारी समस्याओं से संबंधित डेटा ही नहीं मिलता है बच्चों से संबंधित। तो वो डेटा गैप पूरा होगा, जैसे फिर टारगेटेड अप्रोच करनी पड़ेगी, और डिसएडवांटेज ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस डेटा में। जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो हम कहते हैं इनविजिबल, जो बच्चे दिखाई ही नहीं देते हैं, जैसे जो सड़कों पर रह रहे हैं, जो बेघर हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, जैसे मैंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। सो इन बच्चों को सबको डेटा, और फिर एक बहुत बड़ी जो हमने इसमें रिकमेंडेशन दी है कि महिला और बच्चों का जो ऊपर ओवरलैपिंग राइट जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अधिकतर महिला के ऊपर ही बच्चों की देखरेख का बोझा होता है। तो उनके जो ये अधिकार हैं, इसको देखना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि महिला का सशक्तिकरण, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए कोई प्रावधान, तो चाहे स्कीम है उससे भी संबंधित, पर आप झूला घर कहें, क्रैश कहें, बाल देख रहे घर गए, वो कोई कहीं पर मिलता ही नहीं है। तो वो बच्चे अधिकतर फिर निग्लेक्ट में, जब वो बिना देख रेख के रहते हैं, तो वहां सबसे एक ये भी बहुत बड़ी हमारी रेकमेंडेशन है। और ICDS का जो है उसका अच्छे से क्रियान्वयन हो, ये हमारे इसमें बेसिकली मेन पॉइंट्स हैं। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और ये बताने के लिए कि समय 6 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर, चाहे उनके पौष्टिक आहार की बात करें या फिर स्वास्थ्य को लेकर, किस तरीके की चिंताएं और क्या वस्तुस्थिति है, और उसे हम कैसे पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हुए बदल सकते हैं।